फ्यूसेरियम फ्यूसेरियम एक फंजाई है जो कि सॉइल इनहिबिटिंग फंजाई है और इट इज मोस्टली नोन टू क्रिएट एनर्मस एग्रीकल्चरल लॉस। ये एग्रीकल्चरल क्रॉप की यील्ड जो है ये कम तो कर ही देता है और कभी-कभी ये कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या ऐसे ही जिनकी इम्यूनिटी टेम्पररीली कम हो गई है तो ऐसे ह्यूमन बीइंग्स को भी ये इफेक्ट करता है। तो हम देख रहे हैं कि फ्यूसेरियम इट नॉट ओनली अफेक्ट्स प्लांट्स बट आल्सो इट अफेक्ट्स एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन। अब जो फ्यूसेरियम है ये एनिमल या प्लांट्स में क्या करता है कि इट ग्रोस इट्स माइसेलियम माइसेलियल ग्रोथ के वजह से फिर जो भी ये अपना न्यूट्रिएंट है ये हमारा बॉडी से या कोई भी होस्ट प्लांट होस्ट के बॉडी से लेता है और ये माइकोटॉक्सिन दैट इज फंगल टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही इट इन्फेक्ट्स एनी प्लांट और ह्यूमन बीइंग तो the mode of damage causing is two types। एक तो माइसेलियल ग्रोथ करके ये जो अपना न्यूट्रिशन है हमारे बॉडी से ले लेता है। दूसरा है कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करके इंस्टैन्टेनियस सेल डेथ कर देता है होस्ट प्लांट या ह्यूमन बॉडी में। तो इसकी जो है डैमेजिंग इफेक्ट इट इज टू फोल्ड। पर one thing that is a very positive thing about fusarium is that इसकी कोई स्पीशीज ऐसे भी है जो कि एक हमारे बॉडी में अगर इन्फेक्ट करता भी है तो इट एक्ट्स एज अ कॉमेंसल। ये इन्फेक्ट तो कर लेता है ग्रोथ तो कर लेता है पर इसकी जो माइसेलियल ग्रोथ है वो इतना नहीं होता कि ये हमको मार सकता है या प्लांट में डिजीज क्रिएट कर सकता है। और ये जो एंडोफाइटिक कमेंसल है फ्यूसेरियम की ये अगर कोई होस्ट बॉडी में है तो ये दूसरे फ्यूसेरियम की जो पैथोजेनिक स्पीशी है उनको भी कंट्रोल कर सकता है चेक में कर सकता है। सो फ्यूसेरियम द commensal species can be used as a biocontrol for checking the pathogenic species of fusarium। क्योंकि फ्यूसेरियम एक बहुत ही डैमेजिंग क्रॉप फंजाई है पैथोजेनिक फंजाई है और ये ज्यादा डैमेज कर लेता है क्योंकि ये बिना होस्ट प्लांट के भी ये सॉइल में सालों साल ये सैप्रोफाइटिकली भी ग्रो कर सकता है। तो as because it can grow saprophytically for many years without the presence of host, so अगर हम क्रॉप रोटेशन भी करते हैं 2-4 सालों के बाद क्रॉप रोटेशन करते हैं तभी भी फ्यूसेरियम इन्फेक्शन हो सकता है ससेप्टेबल प्लांट को। इसीलिए इसकी जो क्रॉप रोटेशन पीरियड वो लंबा करना चाहिए और सॉइल में भी फ्यूमिगेशन करना चाहिए या जो सीड्स है उसको भी ट्रीट करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हमको यूज करना चाहिए फ्यूसेरियम को कंट्रोल करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आयंतिका दास और इस वीडियो में मैं एक बीएससी और या एमएससी टेक्निक जो फ्यूसेरियम फंजाई है बीएससी एमएससी सिलेबस में उसको डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत सारे पार्ट्स में मैंने वीडियो को डाल रखा है क्योंकि इफ आई डिस्कस ऑल द थिंग्स इन अ सिंगल पार्ट वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ इसकी एक ओवरव्यू देने वाली हूँ और मॉर्फोलॉजी देने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसकी रिप्रोडक्शन मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जो फ्यूसेरियम है ये एक एस्कोमाइसीट फंजाई है। एस्कोमाइसीट मतलब जो इसकी बॉडी होगी ये थोड़ा फिलामेंटोअस होगी
लेकिन फिलामेंटोअस इसकी सेप्टेशन रहेगी। पर सेप्टेशन भी कैसी रहेगी? सेप्टेशन होगी इनकम्प्लीट सेप्टेशन। कंप्लीट सेप्टेशन नहीं रहेगी, बीच में एक एक ऐसा बड़ा सा पोर जैसा पासेज रहेगी, जिससे कि कोई भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हो, न्यूक्लियस हो, एक सेप्टेट पोर्शन से दूसरे सेप्टेट पोर्शन तक जा सकता है। तो एक साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी रहता है। सो सारे जो एस्कोमाइसीट्स है उसमें सेप्टेशन क्या रहती है? इनकम्प्लीट रहती है। ये सारे जितने भी फिलामेंटोअस फंजाई है एस्कोमाइसीट्स की, इसकी और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसकी जो असेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्पोर्स एस्कोस्पोर्स रहती है, एस्कोस्पोर्स, ये एक स्पेशल टाइप की एक फ्रूटिंग बॉडी में इसको देखा जाता है, जिसको हम कहते हैं एस्कोकार्प या एस्कोमेटा या स्पोरोकार्प। तो ऐसे वाले जो है या ऐसे वाले या ऐसे ये सारे हैं एस्कोमाइसीट्स के फ्रूटिंग बॉडी। दीज आर ऑल द फ्रूटिंग बॉडी। इसको हम क्लेस्टोथीशियम बोलते हैं, इसको पेरिथीशियम बोलते हैं, इसको एपोथीशियम बोलते हैं। तो इसके जो है ये सारे जो है एपोथीशियम, पेरिथीशियम, क्लेस्टोथीशियम, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फ्रूटिंग बॉडी है, जिनमें क्या रहेगी? ये एस्की रहेगी और एस्की में 4 to 8 एस्को एस्कोकार्प सॉरी एस्कोस्पोर रहेगी। तो ये हो गया एस्कोमाइकोटा की कैरेक्टरिस्टिक। अब जो है क्लास सोराडियोमाइसेटिस। नाउ सॉरी नॉट सोराडियोमाइसेटिस, सॉर्डियोमाइसेटिस। नो, जो सॉर्डारियोमाइसेटिस है, सॉर्डारिया, इट मींस एक्चुअली फिल्थ। क्योंकि इस क्लास में जितने भी फंजाई है, ये सारे ऐसे डीकेइंग या एनिमल फीसेस ऐसे सबस्ट्रेटम में ग्रो करते हैं। और इसकी जो सोर्डारियोमाइसिटिस है, इसकी सारे जितने भी फ्रूटिंग बॉडी है, ये कैसी रहती है? ये रहती है ऐसा क्लोज्ड, ऐसा ऐसा फ्लश शेपेड पेरीथीशियम। पेरिथीशियम जो है इसकी एक थोड़ा ओपनिंग रहती है, ओस्टियोल, और इनमें क्या रहती है? ऐसी एक कंटिन्यूअस हाइमेनियल लेयर रहती है, जिनमें एस्कोस्पोर्स होती है। तो सॉर्डारियोमाइसिट्स की है फ्रूटिंग बॉडी जो है ऐसा पेरिथीशियम है, जिसमें कि एक हाइमेनियल लेयर या कंटिन्यूअस लेयर ऑफ एस्कस रहती है, जिनमें एस्कोस्पोर्स रहती है। तो ये हो गया पेरिथीशियम। ये बहुत ही एक रूडिमेंट्री डायग्राम है, पर मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगी। ऑर्डर हाइपोक्रियालीज। हाइपोक्रियालीज की जितनी भी फंजाई है, इनकी पेरिथीशियम तो रहती ही है, और पेरिथीशियम जो है काफी ब्राइटली कलर्ड, जैसे रेड, येलो, ऐसे ब्राइट कलर्ड इसकी फ्रूटिंग बॉडी रहती है। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी को हम एस्को एस्कोमेटा भी बोलते हैं। तो इसके बाद नेक्ट्रिएसी फैमिली। जो नेक्ट्रिएसी फैमिली है, ये मोस्टली पैरासाइटिक होती है, और डेड जैसे डेड वुड हो गया, इसमें भी कभी कभी ग्रो कर लेता है। दैट इज इट इज पैरासाइटिक एज वेल एज सैप्रोफाइटिक। नेक्ट्रिएसी 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 की और एक खास बात यह है कि इसकी जो असेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, वो होती है साइनेमा। साइनेमा एक्चुअली अभी तक हम लोग जो ये पेरिथीशियम डिस्कस कर रहे थे, ये क्या है? सेक्सुअली
रिप्रोडक्टिव फ्रूटिंग बॉडी। पर ये जो साइनेमा है ये एक्चुअली असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फ्रूटिंग बॉडी होती है। साइनेमा कैसी होती है? साइनेमा ऐसे थोड़ा कप शेपेड रहती है और इनमें क्या होता है, कोनिडियोफोर रहती है जो कि कोनिडिया बियर करता है। तो ये हो गया साइनेमा। और साइनेमा एक्चुअली ऐसे 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 कोनिडियोस्पोर बियर करता है। तो जो साइनेमा है वो कुछ ऐसा दिखता है और ये ऐसे स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमिक पोजीशन। अब देखते हैं इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है विल्ट फंजाई या रॉट फंजाई भी बोल सकते हैं। और इसकी बहुत सारी स्पीशीज है फ्यूसेरियम। और इसकी जो हैबिट है ये बोथ सैप्रोबिक एज वेल एज पैरासाइटिक। इन एब्सेंस ऑफ ए होस्ट प्लांट ये क्या करता है, ये एक सैप्रोबिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ लाइफस्टाइल रहता है जो कि एक्सटर्नल एंजाइम्स छोड़ता है, रिलीज करता है। और जो आसपास के ऑर्गेनिक मैटर है उसमें वो क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट कर लेता है और वो सिंपल शुगर या सिंपल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब करता है। ये हो गया सैप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पर अगर होस्ट है आसपास तो ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर लेता है। सो दैट इज द फूड हैबिट। और क्या है, ये एक मोनोएशियस पैथोजेन है। मोनोएशियस मतलब क्या है, इसकी जो होस्ट है ये ऑल्टरनेटिव होस्ट इनको नहीं चाहिए। एक ही होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट हो जाता है। और ये जो है होस्ट में इन्फेक्शन तो क्रिएट करता ही है, ऊपर से ये बहुत सारे टॉक्सिन भी क्रिएट करते हैं। ये टॉक्सिन जो है ये नियर बाई सेल में या डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इट क्रिएट्स नेक्रोसिस, दैट इज डेथ ऑफ द सेल्स। लेकिन अगर हम ये फ्यूसेरियम कंटेमिनेटेड फूड खा लेते हैं तो ये टॉक्सिन हमको भी बीमार कर सकता है। सो दिस mycotoxins that is produced by fusarium not only harms the plant but also any animal feeding on these contaminated plant will ultimately they will fall sick. अब देखते हैं इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो फंजाई है ये एकदम ठंडे वाले जगह पे जैसे पोलर रीजन में रह नहीं सकता, लेकिन ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में तो इजीली रह सकता है। और इसकी जो है टेम्परेचर जो है ये जनरली लो टेम्परेचर ही प्रेफर करता है। तो इसीलिए फ्यूसेरियम जो है अगर ट्रॉपिकल रीजन में ये है तो जनरली हिली रीजन में या विंटर में इसको हम देख सकते हैं, इसकी इन्फेक्शन है। और इसकी जो होस्ट स्पीशी है, क्योंकि फ्यूसेरियम की बहुत सारे स्पीशीज है तो ये हर एक स्पीशी की एक पर्टिकुलर होस्ट प्लांट रहती है। और इसकी जो होस्ट प्लांट की रेंज भी काफी ज्यादा है। मतलब सीरियल क्रॉप्स जो है इसको भी इफेक्ट करता है, ये लेग्यूम्स को भी इफेक्ट करता है, ये वेजिटेबल्स को भी इफेक्ट करता है। और जो हॉर्टिकल्चरल ट्रीज है या कोई भी टिम्बर वाला ट्री, जो पाइन ट्री है या दूसरे हॉर्टिकल्चरल ट्री जैसे एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, स्ट्रॉबेरी, तो ये सारे जो है ट्रीज को ये इफेक्ट करता है। और हम में भी, ह्यूमन में भी ये डिजीज क्रिएट कर देता है, पर नॉट फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जैसे कोई ऑर्गेन ट्रांसप्लांट हो गया या स्टेम सेल इंट्रोड्यूस किया गया। तो वैसे में तो ऐसे ही इम्यूनिटी, ऑर्गन रिजेक्शन के डर से ऐसे ही इम्यूनिटी हमको कम करना पड़ता है।
विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन, या किसी का जैसे कोई HIV पेशेंट है तो उनकी भी इम्यूनिटी कम रहती है, या कोई ऐसे पेशेंट है जिनको ऐसे मतलब कुछ कंडीशन है जैसे न्यूट्रोपेनिया मतलब न्यूट्रोफिल कम है, लिम्फोपेनिया जैसे लिम्फोसाइट कम है, तो ये सारे जो है कंडीशन में ये इफेक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी ह्यूमन में ये इन्फेक्शन करता है तो इट इज ए अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, बिकॉज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में तो ये इफेक्ट करता ही नहीं है, लेकिन क्या करता है जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है उनमें ये डिजीज क्रिएट कर लेता है। और कोई भी होस्ट हो तो एक होस्ट में दो तीन स्पीशी के फ्यूसेरियम भी रह सकते हैं। जैसे हाई टेम्परेचर में कोई एक पर्टिकुलर स्पीशी ऑफ फ्यूसेरियम इज डोमिनेंट, अगर टेम्परेचर लो हो जाता है तो दूसरा स्पीशी ऑफ फ्यूसेरियम बिकम्स डोमिनेंट। सो इट इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। और क्या है कि काफी क्योंकि ये एरोबिक फंजाई है, ये काफी डीप तक रह नहीं सकता, ओनली लाइक 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। और सिर्फ सॉइल में ही नहीं, ये कभी कभी वाटर या सीवेज फैसिलिटी, ये मतलब लिक्विड एनवायरनमेंट में भी ये रह सकता है। इसकी इकोलॉजी, अब क्या है कि ये तो एक पैथोजेनिक फंजाई है, तो ये प्लांट्स एनिमल्स को इफेक्ट करता है, पर इसकी जो है सोयाबीन सीस्ट नेमाटोड जो है, ये इस नेमाटोड से इसकी कोई एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। मतलब ये जो नेमाटोड है ये इन्फेक्शन इन्फेक्शन में थोड़ा हेल्प करता है। और देखा गया है जो कोई भी प्लांट अगर इफ इट इज infected with a nematode or any other insect, then the disease the predispose it becomes predisposed, that particular host plant जो है it becomes predisposed to infection of fusarium। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नेमाटोड से वुंड है या कोई भी इंसेक्ट वुंड कर देता है, तो वो प्लांट ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, और उस wounded पोर्शन से फ्यूसेरियम एंट्री कर लेता है, इट गेन्स एंट्री टू द wounded पोर्शन। और क्योंकि प्लांट ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है तो इसको फाइट करने में, ये इन्फेक्शन को फाइट करने में होस्ट डिफेंस जो है ये थोड़ा वीक पहले से ही रहता है, क्योंकि ऑलरेडी इट इज फाइटिंग विथ अनदर पेस्ट। तो ऐसे स्ट्रेस्ड प्लांट में फ्यूसेरियम इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। और नॉट ओनली दिस इंसेक्ट या नेमाटोड वाला स्ट्रेस, कोई प्लांट इफ इट इज सफरिंग फ्रॉम ड्रॉट, इफ इट इज सफरिंग फ्रॉम डेसिकेशन, इफ इट इज सफरिंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिलेटेड स्ट्रेस, और या कोई भी अलग से स्ट्रेस है, तो वो सारे जो स्ट्रेस्ड प्लांट्स है उनकी प्री हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है कि ये easily it falls susceptible to infection of fusarium। अब इसकी जो हैबिटेट है, क्योंकि ये थोड़ा लो टेम्परेचर में ग्रो करता है, और इसकी जो पर ह्यूमिडिटी है ना काफी हाई होनी चाहिए। सो लो टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी, पर इसकी जो पीएच है, ये सॉइल, जिस सॉइल में पीएच जो है ये उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि जो फ्यूसेरियम है ये डिफरेंट पीएच सॉइल, मतलब बेसिक सॉइल या एसिडिक सॉइल या न्यूट्रल सॉइल, कोई से भी सॉइल में ये ग्रो कर सकता है एज ए सैप्रोब। और तो हम देख रहे हैं कि जब सॉइल में ये है तो इसकी पीएच जो है, सॉइल पीएच जो है, ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है ग्रोथ के लिए। कौन से फैक्टर्स लिमिटिंग फैक्टर है? एक तो है टेम्परेचर और दूसरी है ह्यूमिडिटी। ये दोनों फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द ग्रोथ ऑफ फ्यूसेरियम। फ्यूसेरियम की थैलस स्ट्रक्चर,
हमको पता है कि ये एस्कोमाइसीट है, तो ये फिलामेंटोस तो होगा ही और इसकी सेप्टेट तो होगी ही, पर सेप्टेशन जो है ये कंप्लीट नहीं होगी। सेप्टेशन जो है ये कंप्लीट नहीं होगी। अगर ये इधर सेप्टा है तो ये जो सेप्टा ये कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि इट इज एन एस्कोमाइसिट। ऐसे फ्यूसेरियम जो है हाइफा आफ्टर ग्रोथ इट फॉर्म्स अ माइसेलियम। और ये जो हाइफा है पहले तो ये हाइलिन रहती है, व्हाइट कलर की रहती है, पर धीरे धीरे जैसे इसकी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है, मतलब स्पोर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, तब जाके इसकी जो है कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, जैसे व्हाइट या येलो से ब्राउनिश, ब्लूइश, ऐसे दूसरे दूसरे टिंज आ जाता है। अगर हम देखें कोई भी लैब में अगर फ्यूसेरियम ग्रो कर रहा है तो हम देखेंगे कि इसकी जो है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इसकी जो है सेंटर जो है लाइट कलर्ड रहती है, पर जो साइड वाला बॉर्डरिंग वाला पोर्शन है ये थोड़ा डीप कलर के हो जाते हैं। और ये जो हाइफल सेगमेंट रहती है ये थोड़ा फ्लोकोस रहती है। फ्लोकोस, फ्लोकोस मतलब उली, उली टेक्सचर रहती है। और ये जो है मीडियम जो जो भी अगर इफ इट इज ग्रोइंग इन ए लैब कंडीशन तो आइदर कोई एसिड या अल्कलाइन कंडीशन, मतलब पीएच अगर चेंज हो जाती है तो ये जो है थोड़ा डार्क कलर हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि माइसेलियम जो है जो लाइट कलर के है वो डार्क कलर हो जाते हैं दो वजह से। एक तो उसकी जो है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो गई है, वो ऑलरेडी स्पोर प्रोड्यूस करने लगा है, या वो जो मीडिया है उनमें कोई पीएच चेंज हो गया है। तो ये दोनों वजह से लाइट कलर्ड हाइफा टर्न्स डार्क कलर्ड। और ये जो हाइफा है ऐसे तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो जो फील्ड में से हम इसकी कलेक्शन करते हैं फ्यूसेरियम की, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देख पाते हैं। लेकिन लैब कंडीशन में या कोई कोई एक दो स्पीशी ऐसे भी है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा गया है। तो मोस्ट ऑफ द फ्यूसेरियम स्पीशीज they are known to have this asexual reproductive stage, but a few species or under lab condition इसमें sexual reproductive structures भी देखे गए हैं। अब जो सेक्स जो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो है स्पोरोडोचिया। और ये है असेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो है पेरीथीसिया। हमको पता है ऐसे ही फ्लश शेपेड होता है पेरीथीसिया, बट अब विल कम टू इट लेटर ऑन। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूसेरियम। अब जो फ्यूसेरियम है इसकी असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। तो इसकी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्पोरोडोचिया या स्पोरोडोचियम, जो कि काफी ब्राइटली कलर्ड रहती है। और ये स्पोरोडोचिया एक ऐसी हाइफल असेंबलेज है, ऐसी मतलब क्लोजली पैक्ड हाइफा है जिनमें क्या एक ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर तैयार होते हैं। और इनमें से रहता है कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर जो है ये काफी मतलब आसपास रहती है। और कोनिडियोफोर क्या करता है, ये इसकी टिप में प्रोड्यूस करता है कोनिडिया। ऐसे वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरोडोचिया। तो स्पोरोडोचिया कुछ ऐसे स्पेरिकल स्ट्रक्चर है जिनमें जिसके अंदर रहती है
ये कोनिडियोफोर, जो कि आ, जो भी हाइफा है इससे थोड़ा इरेक्ट रहता है। मतलब कोई भी हाइफा है तो जो इरेक्ट वाला हाइफा है वो है कोनिडियोफोर, और जिसके टिप में तैयार होता है कोनिडिया। और एक खास बात फ्यूसेरियम की कोनिडिया में है कि इसकी जो कोनिडिया है ये दो टाइप के होते हैं। एक तो है कि मल्टी सेलुलर कोनिडिया, और एक होता है यूनिसेलुलर कोनिडिया। जो बड़े वाले मल्टी सेलुलर कोनिडिया है, ये वाले जो है इसको बोलते हैं मैक्रो कोनिडिया, और जो छोटे छोटे कोनिडिया बनते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रोकोनिडिया, जिसको मैं स्मॉल एम से डिनोट कर रही हूँ, और मैक्रो वाले बड़े वाले कोनिडिया को कैपिटल एम से डिनोट कर रही हूँ। तो एक बार रिपीट अगर करें तो स्पोरोडोचिया के अंदर क्या रहती है, कोनिडियोफोर रहती है। और कोनिडियोफोर जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है स्पोर्स, कोनिडियोस्पोर्स। और कोनिडियोस्पोर्स फ्यूसेरियम में दो टाइप के रहते हैं। और ये जो है अगर ये कोनिडियोफोर है तो ये डायरेक्टली कोनिडिया को बियर कर सकता है, या फियालीड के ऊपर कोनिडिया बोर हो सकता है। तो फियालीड भी काफी, एक फियालीड हो सकता है, या कोनिडियोफोर के ऊपर बहुत सारे फियालीड हो सकता है। तो इट कैन बी मोनो और पॉलीफियालिडिक, और इस फियालीड के ऊपर बने रहेंगे इसकी स्पोर्स। तो ये जो स्पोर्स है आइदर मैक्रोकोनिडिया कोनिडियोस्पोर या माइक्रोकोनिडियोस्पोर, दोनों ही जो है ये क्या विंड या रेन वाटर से डिस्पर्स हो जाते हैं। मतलब इसकी डिस्पर्सल मैकेनिज्म है विंड और वाटर। तो एक बार ये डिस्पर्स हो जाते हैं थोड़े डिस्टेंस में, फिर जाके अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो ये जर्मिनेट कर लेता है, और आसपास के जो होस्ट प्लांट है इनको जाके ये इन्फेक्ट करता है। अब जो इन्फेक्ट कर लेता है तब जाके 10 या 15 दिन के बीच ही ये क्या करता है, नया सिम्टम जो है नए जो होस्ट प्लांट में डिजीज वाला सिम्टम, ये 10-15 दिन में ही दिख जाता है। मतलब फ्रॉम द पीरियड ऑफ जर्मिनेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर कितना टाइम लगता है, 10 to 15 days। अब देखते हैं कोनिडिया कैसी। इसकी जो पहले हमने डिस्कस किया स्पोरोडोचिया, स्पोरोडोचिया के अंदर रहती है कोनिडियोफोर, और कोनिडियोफोर जो है इसकी ऊपर बनी रहती है इधर मैक्रो और माइक्रोकोनिडिया। ये जो है मैक्रोकोनिडिया, और ये है क्या, माइक्रोकोनिडिया। अब जो मैक्रोकोनिडिया हम देख रहे हैं इसकी जो है सेप्टेशन जो है काफी बार ये सेप्टेड है। पर ये जो माइक्रोकोनिडिया है जो छोटी वाली है, ये जेनरली तो ये रहती ही है विदाउट एनी सेप्टेशन। पर कभी कभी ये वाली जो है कभी कभी इसमें एक सेप्टेशन भी देखा जाता है। तो जेनरली माइक्रोकोनिडिया जो है ये सिंगल सेल ही रहती है, पर कभी कभी एक सेप्टेशन देखा भी जाता है। और जो बड़ी वाली मैक्रोकोनिडिया या छोटी वाली माइक्रोकोनिडिया दोनों ही हायालीन है, पर इसकी जो शेप है ये थोड़ा अलग है। इन दोनों की ही सेप्टेशन जो है ये भी अलग है। इसकी जो बड़ी वाली मैक्रोकोनिडिया है इसके बहुत सारे सेप्टेशंस है, हम देख ही रहे हैं। पर जो छोटी वाली है माइक्रोकोनिडिया, इसमें आइदर तो सेप्टेशन नहीं रहती है या एक सेप्टेशन रहती है। और ये सब बना रहता है किसके ऊपर, कोनिडियोफोर, उसके ऊपर फियालीड, और उसके ऊपर कोनिडिया, या इसके ऊपर कोनिडिया। अब जो मैक्रो है तो इसकी जो ऊपर वाली सेल है इसको
हम बोलते हैं एपिकल सेल, और नीचे वाली जो है इसको हम फूट सेल बोलते हैं। इसकी जो है डिटेल में रिप्रोडक्शन के टाइम में बताऊंगी। और एक टाइप की अगर हम देख रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर, तो और एक टाइप की स्ट्रक्चर हमको दिखने को मिलेगा, जो कि ये वाली स्ट्रक्चर है। ये जो इसको हम बोलते हैं क्लामाइडोस्पोर। वैसे तो ये सैप्रोफाइटिकली बहुत साल तक फ्यूसेरियम जो है सॉइल में ग्रो कर सकता है, पर अगर कंडीशन बहुत ही हार्श है तो ये क्या करता है, एंटायर जो अपना माइसेलियम है उसमें हम देखते हैं कि ऐसे चेन से बनी हुई है, ऐसे स्पोर्स, जिसकी जो वॉल है, जिसकी जो सेल वॉल है, ये काफी मोटी होती है, और इसीलिए ये क्या है, ये काफी ड्राई कंडीशन में, हाई टेम्परेचर में ये पेरिनेट करता है। सो दीज आर कॉल्ड क्लामाइडोस्पोर। और क्लामाइडोस्पोर की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी जो है वॉल जो है काफी थिक रहती है, और ये क्लामाइडोस्पोर क्योंकि ये थिक वॉल है तो ये पेरिनेट भी कर सकता है सालों साल। और ये जो क्लामाइडोस्पोर, ये आइदर तो नॉर्मल हाइफा या मैक्रोकोनिडिया में तैयार होता है। तो ये जो है क्लामाइडोस्पोर ओनली जब बहुत ही डेसिकेटेड कंडीशन या गर्मी वाला कंडीशन, कम मॉइस्चर वाला कंडीशन, वैसे कंडीशन में अगर माइसेलिया ग्रो करता है, तभी जाके हमको ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा। सो अभी जो बेसिक यही था कि स्ट्रक्चर इसकी कैसी है, पर जब मैं रिप्रोडक्शन कराऊंगी तब अब इसकी जो सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसको मैं डिटेल में समझाऊंगी। सो दिस इज राइट नाउ इसकी जो फ्यूसेरियम की जो स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं उसमें डिस्कस करने वाली हूँ रिप्रोडक्शन, और दूसरे एक वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि फ्यूसेरियम हाउ इट एडवर्सली अफेक्ट्स द एग्रीकल्चरल क्रॉप, क्योंकि ये बहुत ही वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स को इफेक्ट करता है। तो सिर्फ एक वीडियो सिर्फ प्लांट पैथोजेनिक कैपेसिटी में ही मैंने डाला है, और इसकी जो अदर पैथोजेनिक कैपेसिटी जैसे एनिमल्स में कैसे करता है, तो ये या ऐसे इसकी दूसरी दूसरी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, वो मैं दूसरी एक वीडियो में बना चुकी हूँ, तो उसमें मैंने डाला है। और इसकी और एक अलग सी वीडियो मैंने बनाई है ओनली अबाउट द फ्यूसेरियम टॉक्सिन, क्योंकि फ्यूसेरियम जो है इसकी इतनी नंबर ऑफ स्पीशीज है, और ये काफी डिफरेंट टाइप ऑफ माइकोटॉक्सिन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय इट। सो इसकी अलग से मैंने और एक वीडियो बनाई है। सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग द video, or you want me to make any new video, तो दोनों ही केसेस में यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आई रियली फील वेरी encouraged to make more such videos. Thank you for watching this video.